हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई ने जो रिसेंटली सैम्पल क्वेश्चन पेपर इश्यू किया है फॉर दी सेशन 2022 एंड 23 उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने के साथ साथ हम हर क्वेश्चन का जो की पॉइंट है और उसके ऊपर जो मोस्ट प्रोबेबल क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या उसको सोल्व करने का वे क्या है उन सभी को डिस्कस करेंगे। मतलब ये नहीं है कि तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ही मिलेगा, इसके साथ तुम बहुत कुछ सीख के जाओगे और क्वेश्चंस को सोल्व करने का वे भी सीख के जाओगे। पूरे वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और आपको ये देखने के बाद ये पता भी चलेगा कि जो 2023 में आपके मार्च में एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस टाइप का पेपर आएगा, कैसे आपको उसको सोल्यूशन करने हैं, कितना सोल्यूशन करने पे कितने मार्क्स आपको मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर की जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़ लेना। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। 35 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। सेक्शन के अंदर आपको चॉइस मिलेंगी। आपके पास ए बी सी डी ई सेक्शन है। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी के अंदर 3 क्वेश्चन हैं लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई में आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो 4 मार्क्स ईच हैं। ये इसकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, ये आपको पता ही है सभी को। टाइम 3 आवर्स है, 70 मार्क्स, ये आपको पता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो साइड में वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और वैसे आप इसका प्रिंट रख लें क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो क्वेश्चन आप वहाँ देखेंगे, सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। देखो आप फिगर देख रहे होंगे, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है और फिगर में रिप्रेजेंट किया है F12 फोर्स इधर है और F21 वाला फोर्स इधर है। ये जब कुलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से आपने किया था। F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द 2, 21 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1। ओके, तो इसमें आप देखोगे ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स इधर लगा हुआ, इस पे इसका मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये प्लस ये माइनस या फिर ये माइनस और ये प्लस, ऐसे अगर पेयर होंगे चार्जेस के तो ही अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हुआ एक प्लस है एक माइनस है, अगर तुम दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव आने का मतलब है Q1 Q2 लेस देन क्या आना चाहिए? 0। Q1 Q2 क्या आना चाहिए? लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव लेस देन 0, तो Q1 Q2 लेस देन 0। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट सेंटर इज V। डाइपोल बनाइए, आप देखिए डाइपोल बनाते हैं। ये हमने ले लिया प्लस Q, ये हमने ले लिया माइनस Q और ये है सेंटर। तो ये वाली डिस्टेंस A है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं उसके जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं आपको वो भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आपके फाइनल पेपर में हो सकता है 2 मार्क्स में मिल जाए, है ना। आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं कर रहे, हम उस टॉपिक का जो ब्रीफली है उसको रिविजन भी कर रहे हैं और उससे कॉन्सेप्ट पॉइंट है वो डिस्कस भी कर रहे हैं। कोई भी डिस्टेंस बोलता है कि कोई डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है r, तो r डिस्टेंस के ऊपर आप इस प्रकार से देखोगे, ये डायग्राम बनाओगे तो बोलता जो पोटेंशियल आता है वो V है। देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अगर मैं सेम डिस्टेंस कर दूं, ये वाली डिस्टेंस मैं यहाँ पे ले आऊं, सेम डिस्टेंस r बट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन पे लेके आओगे तो आप ऐसे हो गए, है ना। अब आपको पता है, देखो डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन पे देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस चार्ज से भी उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर है और ये वाला पॉइंट इससे भी उतनी ही डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस सेम है। डिस्टेंसेस सेम है तो इसके कारण यहाँ पे तुम पोटेंशियल निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसके कारण आप यहाँ पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0। तो ये कंसेप्ट है आपके लिए, याद ही कर लो, बार बार करने की जरूरत नहीं है कि इक्वेटोरियल लाइन पे आप कहीं पे भी निकालोगे, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे निकालोगे कितना आएगा? 0 आएगा। एक दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, पोटेंशियल V का फॉर्मूला होता है KP cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर, KP cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब आप इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू देखोगे कितनी है? 90 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है? 0, तो V इज इक्वल टू कितना हुआ? 0। ओके, तो
तो KP cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के रूल से भी आप इसको यहां सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, टेम्परेचर डिपेंडेंस दे रखा है रेसिस्टिविटी का मटेरियल ए और मटेरियल बी का। तो देखिए टेम्परेचर जो डिपेंडेंस होता है उसका आप डायग्राम देखो। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके लिए जो टेम्परेचर है और रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस उसका ग्राफ ऐसे होता है, और जो कंडक्टर्स होते हैं उसका टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। और जो आपके पास कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन है, कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर पे, उनकी जो रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता है तो वो कुछ ऐसा होता है। और जो एलॉयज हैं लाइक नाइक्रोम है, कुछ एलॉयज हैं, उनका ग्राफ इस टाइप से होता है। ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी है। ये किसके लिए था? सेमीकंडक्टर के लिए, जैसे मैंने सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिख दिया या जर्मेनियम का एग्जाम्पल लिख दिया GE का। ये कंडक्टर्स के लिए है, बेस्ट कंडक्टर है, जैसे मैं कॉपर लिख दूँ, AG लिख दूँ, AU लिख दूँ, उसके लिए है। ये कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन के लिए है, और ये एलॉय के लिए है लाइक नाइक्रोम, उसके लिए है। ठीक है, अब आप ग्राफ देखिए फिगर 1 और फिगर 2, और इसमें से आप फिगर आउट करेंगे तो नंबर 1 में बोलता है मटेरियल ए इज कॉपर। ये वाला ग्राफ जो है वो मटेरियल ए लिख के रखा है इन्होंने, और ये वाला ग्राफ है मटेरियल बी लिखा है। तो ए तो कॉपर नहीं है, ए तो देखो क्या है, सेमीकंडक्टर है, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड में जाते हैं मटेरियल ए इज जर्मेनियम, जर्मेनियम मतलब ठीक है सेमीकंडक्टर है, एंड मटेरियल बी इज द कॉपर। ठीक है, आंसर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 concentric and coplanar circular loops P and Q have their radii in the ratio 2:3। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका डायग्राम बनाने का ज्यादा अच्छा रहेगा। कोप्लेनर है तो इस प्रकार से है, सर्कुलर है इस प्रकार से, सेंटर दोनों का सेम होगा। P and Q having their radii in the ratio 2:3, loop Q carries a current of 9 ampere in the anticlockwise direction. For the magnetic field to be 0 at the common center, loop P must carry। देखो 2 concentric and coplanar circular loops P, ये हो गया P और ये हो गया Q, have their radii in the ratio 2:3। तो इसका मतलब ये P है और ये Q है, 2:3 है ना, इसकी रेडियस छोटी है, इसकी रेडियस क्या है, बड़ी। तो हम ये लिख देंगे RP डिवाइड बाई RQ इज इक्वल टू 2/3 है, या 1/2 मान लो, PQ ही ठीक है, PQ मान लो इसको। ठीक है, RP डिवाइड बाई RQ इज इक्वल टू क्या है, 2/3। लूप Q कैरीज ए करंट ऑफ 9 एम्पियर। Q है वो IQ है वो कितना है, 9 एम्पियर है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0, बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बी होना चाहिए 0 एट द कॉमन सेंटर, लूप P मस्ट कैरी। तो P का, लूप P का बताओ आप करंट कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी। तो एक तो सिंपल सी बात हमें आप पता चल गई, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है Q का वो आउट टू द पेज होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमें 0 चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज होना चाहिए। अगर ये आउट टू द पेज है तो इसका किधर होना चाहिए, इनटू द पेज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तभी 0 हो सकता है। तो डायरेक्शन का तो मुझे यहां से पता लग जाएगा, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का देख लो कौन सा है, 6 एम्पियर क्लॉकवाइज है, और एक 9 एम्पियर जो है वो क्या बोलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 9 वाला पॉसिबल है ही नहीं, 9 वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का रेडियस में डिफरेंस है, इसकी रेडियस बड़ी है तो 9 करंट से तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप कंफ्यूज हो सकते थे 3 एम्पियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, यहां पे आप देखो सिंपली कैलकुलेशन कर लो, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर के ऊपर B, उसका फॉर्मूला क्या होता है, B का फॉर्मूला होता है μ0I डिवाइड बाई 2R। सेंटर के ऊपर ये फॉर्मूला होता है μ0I डिवाइड बाई 2R। तो आप कर लो BP डिवाइड बाई BQ का रेशियो निकाल लो, I यहाँ पे IP हो जाएगा और ये RP हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहां पुट करोगे μ0 IQ और 2 RQ, 2 से 2 कैंसिल होगा, μ0 से μ0 कैंसिल होगा, आपके पास ये आएगा RP डिवाइडेड बाई, RP नहीं IP,
आपके पास आएगा आई पी डिवाइडेड बाई आर पी इंटू आर क्यू डिवाइड बाई आई क्यू। आर क्यू अपन आर पी, आर क्यू अपन आर पी की वैल्यू दे रखी है 3/2, तो ये मैं रख दूंगा आर क्यू अपन आर पी वैल्यू आ जाएगी 3/2। आई पी, आई पी मुझे नहीं पता, इसको आई पी को रहने दूंगा एज इट इज। आई क्यू 9 एम्पीयर है, ये रख दूंगा 9। और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो करना है, तो जीरो तभी हो सकता है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। इसका मतलब बी पी अपॉन बी क्यू किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा, सीधा आई क्यू ही निकाल देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आई पी की वैल्यू आएगी, आई पी वो हमारे पास आएगी, इसको ऐसे कैंसिल कर देता हूं 3। आई पी ये जो रेशो था ये 1 के बराबर था, यहां लिख देता हूं इसको मैं, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब ये किसके बराबर है आपके पास? 1 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आई पी हो जाएगा 2 × 3 6। आई पी का मैग्नीट्यूड कितना आया? 6। और कितना होना चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज स्टेडी करंट आई। एक लॉन्ग वायर बना लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग वायर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और ये इसकी एक्सिस मान लेता हूं मैं, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? ए है। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस a/2 अबव द सरफेस। मैं चौक चेंज कर लेता हूं यहां पे। तो देखिए सरफेस से a/2 डिस्टेंस, सरफेस से a/2 डिस्टेंस हो गई ये, इसका मतलब हो गया यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई वो आपके पास होगी a + a/2, दैट इज इक्वल टू हो गया 3a/2 अबव द सरफेस ऑफ द वायर टू दैट एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस a/2 बिलो इट सरफेस। सरफेस से बिलो, सरफेस से बिलो मतलब यहां पे a/2, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? a/2। इन्हें 2 पॉइंट के ऊपर आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि है कौन सा क्वेश्चन ये। जब आप एम्पीयर सर्क्यूट लॉ की एप्लीकेशन सोल्व करते हैं तो वहां पे हम कुछ ऐसा करते हैं, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेते हैं और इस प्रकार से उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो हमने 3 पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, आउटसाइड द कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और इनसाइड द कंडक्टर। रिजल्ट्स हमारे क्या आए थे? तीनों रिजल्ट्स आपको बताता हूं। बी आउटसाइड हमने निकाला तो रिजल्ट आया था μ0I डिवाइड बाई 2πr। आर मीन रेडियस ऑफ द एम्पेरियन लूप। ये एम्पेरियन लूप बनेगा तो इसकी जो रेडियस बनेगी यहां से लेके यहां तक, ये वाली रेडियस r। बी सरफेस के ऊपर निकालेंगे, एस के ऊपर, तो रिजल्ट आया था μ0I डिवाइड बाई 2π कैपिटल R। कैपिटल R क्या था? कैपिटल R हम मान के चल रहे थे रेडियस ऑफ द कंडक्टर, तो मतलब सरफेस के ऊपर निकालेंगे तो हमारा जो एम्पेरियन लूप आएगा वो कुछ ऐसा आएगा और उसकी रेडियस हो जाएगी ये वाली, ठीक है। और थर्ड आया था बी इनसाइड। बी इनसाइड का रिजल्ट हमारे पास आता है μ0I डिवाइड बाई 2π r², μ0IR, μ0IR डिवाइड बाई 2π r²। इनसाइड मान लीजिए जैसे यहां पे कोई पॉइंट है, इसके लिए निकालोगे तो आप ऐसे, और यहां भी 2 प्रोबेबिलिटी आई थी, 2 प्रोबेबिलिटी है हमारे पास रिजल्ट इसकी। 2 प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर करंट यूनिफॉर्मली नहीं है तो ये रिजल्ट आता है बी इनसाइड, कितना आया था? 0। और अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये, तो प्रेजेंट केस में हमें दे रखा है कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब हमें कौन से फॉर्मूले लगाने हैं? एक तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज करना है, एक इनसाइड वाला। एक तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम और एक ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों का रेशियो पूछ रखा है, तो रेशियो निकाल दो आप। किस किस का पूछ रखा है? ये पूछा है आपसे द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट a/2 अबव द सरफेस, मतलब आउटसाइड का
बी आउटसाइड डिवाइड बाई बी इनसाइड वाला केस आपको लगा देना है। तो बी आउटसाइड डिवाइड बाई बी इनसाइड का जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, और इस केस में रेडियस हमारी कितनी है, ए है, तो आर नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आर मैंने इस केस के लिए यूज किया था, तो रेडियस जो भी है वो लिख देंगे। यहां पे हमारी रेडियस ए थी, ए नहीं है रेडियस, आउटसाइड है ना, तो आउटसाइड 3a/2 है, तो ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा आउटसाइड में 3a डिवाइड बाई 2 है, और बी इनसाइड म्यू नॉट आई इंटू आर, आर मतलब इसकी रेडियस, रेडियस कितनी है ए डिवाइड बाई 2 पाई, और आर का स्क्वायर, नहीं यहां पे मैंने गड़बड़ किया, आर मतलब क्या है, वो पॉइंट जिसके ऊपर, जैसे यहां पे आर क्या था, स्मॉल आर, जिस पॉइंट के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो वो मेरा है a/2, तो यहां पे लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 2, तो a डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ऊपर यहां पे हमारे पास हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर मतलब कंडक्टर की रेडियस, तो कंडक्टर की रेडियस मेरे पास यहाँ पे कितनी है a, इंटू क्या हुआ a। अब देखो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, आपके पास b आउटसाइड डिवाइड बाई b इनसाइड कितना बचा 4/3, तो रेशियो आपके पास आ जाएगा 4:3। देख लो कौन सा आंसर है, 4:3, आंसर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड इट्स परमेबिलिटी, तो इसकी परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एन आयरन कोर्ड coil is connected in series with the electric bulb with an AC source as shown in the figure. When iron piece is taken out of the coil, the brightness of the bulb will, अब देखो ये कुछ ऐसे बना रखा है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारे बताता हूं आपको, ठीक है। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसके साथ और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखो इन्होंने ऐसे बना रखा है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर के साथ एक बल्ब कनेक्टेड है, और यहाँ पे एसी सोर्स कनेक्टेड है। पहले तो हम इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, इसके जो जितने भी प्रॉब्लम बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। एक तो इंडक्टर का केस आता है, एक आपके पास कैपेसिटर का केस आता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इसके साथ वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए एक बात आप देखो, जब भी सीबीएसई में आप देखते हो कि आपके पास सेट मिलते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, तो उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ए सेट में ये क्वेश्चन दे देता है तो बी सेट में ये वाला देगा, सी वाले सेट में क्या करेगा, सी वाले सेट में हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन दे दे, लेकिन जो कंसेप्ट पॉइंट है टॉपिक का वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम हर जो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंडक्टर में आप देखते हो, इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सल, वो होता है ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और इंटू एल, ठीक है। एक्सल इसका क्या है, एक्सल है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये आयरन कोर्ड था, क्या था ये आयरन कोर्ड था। आयरन आपको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जब भी इसके अंदर से एसी करंट जाएगा तो आपको पता है जो सोलेनोइड होता है, इस प्रकार से जो सोलेनोइड होता है, जो इंडक्टर सोलेनोइड फॉर्म में ही होता है, उसकी एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, B = म्यू नॉट NI, याद कर लें इस फॉर्मूले को भी, और ये यूनिफॉर्म होता है। जब मैं इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डालता हूं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस को अपने अंदर से अलाउ करता है वो, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो लाइंस उनको अट्रैक्ट कर लेता है अपने अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मीनिंग ये हुआ यहाँ पे एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एल की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब हुआ एक्सल इंक्रीज हो जाएगा। एक्सल इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब हुआ करंट डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आई क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर आएगा ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, आपसे कहेगा एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंस पूछ सकता है। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, तो आप देखो एक्सल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे एक्सल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे एक्सल डिक्रीज। तो इसका ग्राफ भी देख लो आप, एक्सल का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनता है, इधर फ्रीक्वेंसी होगी, ये एक्सल, आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे एक्सल की वैल्यू डिक्रीज होगी, ऐसा ग्राफ बनता है।
ठीक, अब इसके ऊपर आते हैं। कैपेसिटर का अगर होता तो कैसे क्वेश्चन पूछता आपसे। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C होता है। XC की वैल्यू होगी 2 पाई 1 डिवाइड बाई 2 पाई न्यू इंटू C। आप देखोगे XC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, XC है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, कैपेसिटेंस है। XC इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ये कैपेसिटर था और इस कैपेसिटर के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। कैपेसिटर के अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। बताओ बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक फुल्ली आप डालोगे तो C इज इक्वल टू होता है वो KC नोट हो जाता है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। ऊपर आई बटन पे भी इसका वीडियो है, उसको आप क्लिक करके उस वीडियो को देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। C इज इक्वल टू KC नोट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। इसका मतलब C की वैल्यू इंक्रीज होगी, C की वैल्यू इंक्रीज होगी, XC डिक्रीज होगा, XC डिक्रीज होगा तो करंट I इंक्रीज होगा, I इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछ सकता है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर प्लेट्स की जो बीच की डिस्टेंस थी D, उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया। कैपेसिटर प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस को क्या किया, इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। तो देखो आपको पता है C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। इसका मतलब C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। D को अगर आप इंक्रीज करोगे, D को क्या कर दिया, इंक्रीज, कैपेसिटर प्लेट्स को आपने थोड़ा दूर कर दिया तो कैपेसिटर प्लेट्स को दूर करोगे C की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। C की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो XC की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और XC की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करंट है डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज हो गया तो ब्राइटनेस भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर D को कम कर दे, D को डिस्टेंस को कम कर दे, डिस्टेंस को कम करेगा तो क्या करेगा, C की वैल्यू इंक्रीज करेगा, C की इंक्रीज करेगा तो XC डिक्रीज होगा, XC डिक्रीज होगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूछ सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो आप देखो XC फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ब्राइटनेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब XC की वैल्यू डिक्रीज होना तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो XC की वैल्यू इंक्रीज होगी, ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से तुम ऐसे याद कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, XC की वैल्यू डिक्रीज हुई, I इंक्रीज हुआ, B इंक्रीज हुआ। डायरेक्ट याद कर लो, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ओके, ठीक है। तो ये इसके प्रोबेबल क्वेश्चन है जो ऐसे इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statement is not true about the properties of the electromagnetic waves? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक